नमस्कार दोस्तों, नो योर झारखंड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने पिछले क्लास में झारखंड से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे उसको हमने करा था और साथ ही उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे उसको हमने बेहतर तरीके से किया था। आइए उसी क्रम में आज हम लोग दूसरा एपिसोड करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन है? तो झारखंड का जो सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए पारसनाथ, दूसरा राजमहल है, तीसरा सर्वत पहाड़ी है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो है पारसनाथ। जानते होंगे ये जो पारसनाथ जो पहाड़ी है वो कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है गिरिडीह जिला में, जो झारखंड का क्या है, सबसे ऊंचा शिखर है। और ये जो है जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो हुए पार्श्वनाथ, उन्हीं के नाम पर इस शिखर का नाम पड़ा है पारसनाथ। अगला जो है ये है सर्वत पहाड़ी। ये जो है झारखंड का दूसरी सबसे ऊंची जो चोटी पूछे या शिखर पूछे तो वो कौन सा हो जाएगा? सर्वत पहाड़ी। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है गढ़वा जिला में, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड जो और भी पॉइंट है। पहला जो पॉइंट है इसका कि पारसनाथ पहाड़ी जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। पारसनाथ जो पहाड़ी है उसको क्या कहा जाता है? जैन धर्म का मक्का। जिस तरह से मुस्लिम धर्म में मक्का जो फेमस है बाबा हजरत मोहम्मद साहब से, उसी तरह से जैन धर्म के लिए क्या है, पारसनाथ जो पहाड़ी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ पे जो जैन धर्म के जो 24 तीर्थकर हुए उनमें से 20 तीर्थकरों का यहाँ पे निर्वाण की प्राप्ति हुई, इसलिए ये क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर इसका नाम पड़ा। ये जो नाम पड़ा पार्श्वनाथ जो हुए 23वें तीर्थंकर, उन्हीं के नाम पे ये पारसनाथ पहाड़ी पड़ा। इसका पहला जो नाम था श्री संवेद शिखर था। आगे देखते हैं, पारसनाथ पहाड़ जो है इसका ऊंचाई जो है 1365 मीटर हो गया और 4480 फीट। तो जो दोनों ध्यान में रखिएगा, अगर मीटर में पूछा जाए तो 1365 मीटर और फीट में पूछा जाए तो 4480 फीट। ये भी महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, खरवार आंदोलन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर बताइएगा। ऑप्शन ए है 1872, ऑप्शन बी है 1974, ऑप्शन सी जो है 1974 है, ऑप्शन डी जो है 1972। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है 1874 ईस्वी में हो जाएगा। इसका सही आंसर 1874 ईस्वी में होगा। और इसको जो करने वाले थे आंदोलन वो थे भागीरथ मांझी। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड पॉइंट जो है। यह आंदोलन जो है संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। आप जानते होंगे संथाल परगना क्षेत्र जो वर्तमान में देवघर हो गया, दुमका हो गया, साहेबगंज हो गया, गोड्डा हो गया, पाकुड़ हो गया, ये सब उसके अंतर्गत जो 6 ज़िले हैं आते हैं। तो वही जो उस समय जो इस आंदोलन का केंद्र बिंदु यही था, संथाल परगना क्षेत्र। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? भागीरथ मांझी। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जाता है। अगला पॉइंट जो है, भागीरथ जो मांझी हुए उनका मतलब एक उपनाम है, वो क्या था? बाबा के नाम से भी इनको जाना जाता था। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग इसमें मैप के माध्यम से कि जो हमारा जो संथाल परगना है वो कहाँ पे पड़ता है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान में आ जाएगा, झारखंड का मैप इससे याद हो जाएगा बार बार मैप को देखने से। तो आइए देखते हैं, ये जो है इधर साहेबगंज है, ये ऊपर वाला जो है गोड्डा है, ये पाकुड़ है, ये दुमका है, ये है देवघर और ये है जामताड़ा। तो ये सब जो ज़िले हैं ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आ जाते हैं? तो ये आ जाते हैं संथाल परगना के अंतर्गत। तो ये झारखंड का कौन सा हिस्सा है? तो ये उत्तर पूर्वी, इधर उत्तर पड़ता है और ये पूरब। तो ये जो हिस्सा पड़ जाता है मैप में, ये उत्तर पूरब हिस्सा पड़ जाता है। तो आगे देखते हैं हम लोग अगला जो क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, झारखंड में कुल कितने संसदीय सीट हैं? तो झारखंड में जो है कुल कितने संसदीय सीट हैं? पहला ऑप्शन है 14, दूसरा 6, तीसरा 20, चौथा 30। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे कितने संसदीय सीट हैं? 20। 20 इसलिए कि जो इस संसदीय सीट में क्या आ जाता है, लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट दोनों को मिलाने से क्या बन जाता है?
संसदीय सीट। तो इसलिए यहाँ पे लोकसभा नहीं पूछा गया, ना ही राज्यसभा पूछा गया, यहाँ पे क्या बोला गया, संसदीय सीट। तो इसलिए इसका सही आंसर जो होगा इसका क्या हो जाएगा, 20। आइए समझते हैं, संसद जो है ना, पढ़े होंगे, संसद जो होता है वो किसके किसके मिलने से बनता है। तो राष्ट्रपति हो गए, लोकसभा हो गया और राज्यसभा, ये तीनों के मिलने से ये क्या होता है, संसद का निर्माण होता है। तो ध्यान में रखिएगा, तो उसी से बना है ये। आगे देखते हैं हम लोग, झारखंड में जो है कुल कितने लोकसभा सीट हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो ध्यान में रखिए, झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीट हैं और राज्यसभा की सीट कितने हैं, 6 हैं। और विधानसभा की सीट कितने हैं, 81 है। और आगे देखिए, महत्वपूर्ण पॉइंट है ये संसद, आपसे पूछा जाए कि संसद जो है अनुच्छेद कितना के तहत आता है, तो अनुच्छेद 79 के तहत आता है संसद। उसी तरह से राज्यसभा, राज्यसभा कितने के तहत आता है, अनुच्छेद 80 के तहत। और लोकसभा जो है अनुच्छेद 81 के तहत आता है। तो समझ गए होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका ट्रिक भी है, ऐसे याद रख सकते हैं, सरला। इसका ट्रिक क्या है, सरला। स से क्या हो गया, संसद हो गया, र से राज्यसभा हो गया और ला से हो गया लोकसभा। तो 79, 80, 81 लगातार है। आपसे इसमें पूछा जाए कि दोनों में, लोकसभा और राज्यसभा में उच्च सदन कौन सा होता है, तो उच्च सदन जो होता है वो कौन सा होता है, राज्यसभा। तो इसी तरह से क्रम में याद रखिएगा, ऊपर वाला उच्च सदन हो गया, निचला वाला निम्न सदन हो गया। आगे देखते हैं हम लोग, अगला जो है क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि झारखंड का जो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है वो कौन सा है, तो पश्चिमी सिंहभूम। और इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है, तो चाईबासा, जानते होंगे। आगे जो है, झारखंड का जो सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है वो कौन सा है, चतरा जो है। आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है, सिद्धू कान्हू जो है किस विद्रोह से संबंधित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत बार ये पूछा भी जाता है एग्जाम में। तो पहला जो ऑप्शन है, मुंडा विद्रोह से संबंधित थे, दूसरा ऑप्शन हो विद्रोह से संबंधित है, तीसरा संथाल विद्रोह से, चौथा तिलका विद्रोह से। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो है संथाल विद्रोह। आगे देखते हैं हम लोग, संथाल विद्रोह के डिटेल्स में, ये इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहला जो है, ये जो संथाल विद्रोह जो है वो हुआ था कब, तो 1855 से, मतलब 1855 में स्टार्ट हुआ था, 1856 ईस्वी तक चला था। इसमें जो मुख्य रूप से जो भाग लिए थे, ये नेतृत्वकर्ता जो थे, सिद्धू कान्हू 2 भाई थे और चांद भैरव 2, मतलब 4 भाई थे ये लोग और 2 बहन, फूलो और झानो। इन लोगों का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है संथाल विद्रोह में। ये आगे देखते हैं, और जो है इस विद्रोह के और भी अनेक नामों से जाना जाता है। तो आगे देखते हैं, इस विद्रोह को क्या नाम से जाना जाता है, हूल विद्रोह। अगला जो है संथाल हूल, सिद्धू कान्हू का विद्रोह। तो आपसे कोई भी आंदोलन का नाम दे दिया जाए तो समझ जाइएगा ये सब किससे संबंधित है, तो संथाल विद्रोह से। या हूल विद्रोह भी लिख दिया जाए तो समझ जाइएगा या संथाल हूल या सिद्धू कान्हू का विद्रोह, तीनों एक ही नाम है। तो समझ गए। अगला जो पॉइंट है, संथाल विद्रोह को संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि संथाल परगना का इससे पहले इतना बड़ा जो लोगों में जागरूकता नहीं थी, लेकिन जो संथाल विद्रोह हुआ था इसमें हर एक गांव के लोगों ने, इसमें संथाल परगना क्षेत्र के हर एक गांव के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तो इसलिए जो संथाल परगना का क्या बोला जाता है, इसका प्रथम जन क्रांति, मतलब वहाँ के हर एक लोग अपने मतलब आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। आगे देखते हैं, इसमें जो है कार्ल मार्क्स ने भारत का प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किसने संथाल विद्रोह को भारत का प्रथम जन क्रांति कहा है, तो कौन बोले थे, कार्ल मार्क्स। ये बहुत फेमस व्यक्ति हैं, जानते ही होंगे। आगे देखते हैं, अगला जो पॉइंट है, इस आंदोलन के मुक्ति आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है। तो इस आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है, मुक्ति आंदोलन से। ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, तो ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, धूमकुड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो सामाजिक संस्था किसका है, पहला संथाल का है या उरांव का है या खरवार का है या मुंडा का है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, उरांव। उरांव जनजाति का ये क्या है, युवा गृह।
युवागिरी कहने का मतलब होता है वैसा संस्थान होता है आदिवासी भाई भाई में कि यहाँ पे जो अपने जो रीति रिवाज होते हैं ना, वहाँ पे रहकर क्या किया जाता है, सीखा जाता है अपने आगे पीढ़ी में बढ़ाने के लिए, ताकि हमारा उन लोगों का जो कल्चर है वो ख़त्म ना हो। तो इसीलिए उस जगह को क्या बोला जाता है, युवागृह। वहाँ पे रहकर ये लोग सीखते हैं। तो उसी तरह से जो उरांव का जो युवा गृह है उसको क्या कहा जाता है, धूम कुरिया। हर एक जनजाति में अपना अपना युवा गिरी का नाम है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि धूम कुरिया जो है किसका युवा गिरी है, तो किसका है, उरांव का। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड और भी जो है किसको क्या बोला जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो खरवार जो जनजाति है उसमें कोई युवागिरी नहीं होता। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, काहे कि लगभग में सब जनजाति जो होते हैं उसमें युवागिरी पाया जाता है, लेकिन खरवार जो जनजाति है उसमें युवागिरी नहीं पाया जाता है। उसी तरह से अगला जो पूछा जाता है कि मुंडा जो जनजाति का युवागिरी है उसको क्या बोला जाता है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, गीतियोड़ा। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं हम लोग संथाल जनजाति। संथाल जनजाति का जो युवागिरी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घोटुल बोलते हैं। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं हम लोग अगला जो क्वेश्चन है, झारखंड का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है। आपसे पूछा जाए कि झारखंड का जो सबसे अधिक गर्म स्थान, हम जिला नहीं पूछ रहे हैं यहाँ पे गर्म स्थान पूछ रहे हैं, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो वह है जमशेदपुर। जानते होंगे ये किसका मुख्यालय है, तो पूर्वी सिंहभूम जो जिला है उसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है, जमशेदपुर। और जमशेदपुर का गर्म होने का कारण क्या है, यहाँ पे इसलिए कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज़्यादा है, इसके कारण ये जो जमशेदपुर जो शहर है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। ऑप्शन ए में है नेतरहाट, रांची, कोडरमा। तो जानते होंगे जो हमारा जो नेतरहाट है वो क्या है, सबसे ठंडा स्थान जो है नेतरहाट जो है, ये नेतरहाट कहाँ पे पड़ता है, लातेहार जिला में पड़ता है। और जानते होंगे रांची को हम लोग क्या बोलते हैं, झारखंड का शिमला बोला जाता है। आगे देखते हैं हम लोग अगला जो है पॉइंट जो इससे रिलेटेड है वो क्या है, झारखंड का सबसे ठंडा स्थान। तो अभी हम बताएं तो झारखंड का सबसे जो ठंडा स्थान है वो कौन सा है, नेतरहाट। नेतरहाट जो एरिया है, नेतरहाट के पहाड़ी वगैरह जो है, तो वो क्या है, सबसे ठंड एरिया है। इसी तरह से नेतरहाट को हम लोग क्या बोलते हैं, पहाड़ों की मल्लिका। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि पहाड़ों की जो मल्लिका है वो खूबसूरती के चलते किसको बोला जाता है, नेतरहाट को। बहुत ही खूबसूरत जगह है नेतरहाट, इसलिए इसका क्या बोला गया है, पहाड़ों की मल्लिका। आगे देखते हैं हम लोग सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। यहाँ पे जिला नहीं पूछा गया, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछा गया है। तो स्थान अगर बोला जाए तो क्या बोलिएगा, नेतरहाट का पठार। वही जो नेतरहाट है वहाँ पे ये इस वर्षा अधिक होती है। लेकिन आपसे जिला जब पूछा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजारीबाग। तो ध्यान रखिएगा, दोनों में कॉमन डिफरेंस है। अगला जो क्वेश्चन है कि किस वर्ष टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया। तो पहला ऑप्शन है 2004 में, दूसरा ऑप्शन है 2009 में, तीसरा जो ऑप्शन है 1920 ईस्वी में, चौथा जो ऑप्शन है 2005 में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 2005 ईस्वी में। जानते होंगे टिस्को जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1907 ईस्वी में हुए थे। कहाँ पे, तो सांची जो है सांची जो जमशेदपुर में पड़ता है वर्तमान में, उस समय जो सांची नाम से ही जाना जाता था। जमशेदपुर जो है इसकी स्थापना के बाद से नाम से जाना गया, क्योंकि जमशेद जी जो टाटा थे वही इसके क्या थे, संस्थापक थे, जमशेद जी नौसरवान टाटा। आगे देखते हैं हम लोग इससे रिलेटेड पॉइंट, तो वही क्या है, तो टिस्को की स्थापना कब हुई थी, 1907 ईस्वी में। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, जमशेद जी नौसरवान जी टाटा। और यहाँ पे सांची या साक्षी जो भी दिया है वहीं पे इसकी क्या हुई थी, स्थापना। उसके बाद अब इसका नाम पड़ गया जमशेदपुर या टाटा नगर जो भी बोले। फिर ये जो टिस्को जो कंपनी है इन्होंने अपना जो उत्पादन जो है कब से शुरुआत किया था, तो 1911 ईस्वी से। लगभग 4 साल बाद इसने उत्पादन शुरू कर दिया था। तो ये भी ध्यान में रख सकते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है बोकारो स्टील प्लांट। तो बोकारो जो स्टील प्लांट है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1946 ईस्वी में। अब आपसे पूछा जाए किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था, तो यह तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और किसके सहयोग से किया गया था,
तो ये ध्यान में रखिएगा, सोवियत संघ दिया जा रहे या रूस दिया रहे, दोनों सही हो जाएगा। क्या है कि रूस का पहले नाम जो था वो क्या था, सोवियत संघ, वो टूटने के बाद रूस पड़ गया। तो इसमें ध्यान में रखिएगा रूस के सहयोग से। और इसने जो बोकारो स्टील प्लांट है वो कब शुरू किया था अपना उत्पादन, तो यह है 1974 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है, जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ऑप्शन ए में है रांची, ऑप्शन बी में है धनबाद, ऑप्शन सी में है हजारीबाग, ऑप्शन डी में है पलामू। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रांची। तो जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है, वो है रांची। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड पॉइंट। इससे रिलेटेड पहला पॉइंट जो है वो क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है, आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा, लोहरदगा। ये सारे के सारे डेटा 2011 की जनसंख्या के अनुसार है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ये पूछा भी गया है बहुत बार कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, लोहरदगा है। आपसे पूछा जाए कि झारखंड का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, तो 414 प्रति वर्ग किलोमीटर। कहने का मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 414 लोग रहते हैं। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जनसंख्या घनत्व कहने का मतलब होता है कि कम एरिया में कितना ज़्यादा लोग रह रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व। तो समझ गए होंगे। अगला जो पॉइंट है, झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, धनबाद। धनबाद में कहने का मतलब बहुत कम एरिया में क्या होते हैं, ज़्यादा लोग रहते हैं, तो इसलिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व झारखंड के किस जिले में है, तो वो है धनबाद। आगे देखते हैं हम लोग। उसी तरह से पूछा जाए कि झारखंड का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सिमडेगा। अगला जो क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि झारखंड में जो लिंगानुपात है वो कितना है। तो इसमें लिंगानुपात झारखंड में कितना है, 948। लिंगानुपात कहने का मतलब होता है कि पुरुष की तुलना में महिलाओं की संख्या। तो पुरुष अगर 1000 है मान लिया जाए, तो उसमें महिला कितने हैं यहाँ पे, तो 948 है। तो यही क्या कहलाता है, लिंगानुपात। कहने का मतलब 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, 948। आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो पॉइंट है, झारखंड की सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, तो ये ध्यान में रख सकते हैं, ये कौन सा है, पश्चिमी सिंहभूम। अगला जो है, झारखंड का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो वह है धनबाद। जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे ज़्यादा धनबाद, और न्यूनतम लिंगानुपात के मामले में भी कौन है, धनबाद है। 9वां नंबर जो क्वेश्चन है, तेतुलिया गर्म जल कुंड झारखंड के किस जिले में स्थित है। पहला ऑप्शन है धनबाद, दूसरा ऑप्शन चतरा, तीसरा ऑप्शन है दुमका, चौथा स्थान है रांची। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, धनबाद। तेतुलिया जो गर्म जल कुंड है वो कहाँ पड़ता है, तो पड़ता है धनबाद जिला में। आगे देखते हैं। इस तेतुलिया जो गर्म जल कुंड है वो किस नदी के तट पर, आपसे पूछा जाए तो वो कौन सी नदी है, दामोदर नदी के तट पर स्थित है। उसी तरह से ततलोई एक है, ततलोई कहाँ पे पड़ता है, तो दुमका जिले में पड़ता है। ये किस नदी के तट पर है, तो यह है भुरभुरी नदी के तट पर है। अगला देखते हैं हम लोग। तपात पानी, तपात पानी जो है आपसे पूछा जाए गर्म जल कुंड कहाँ पे पड़ता है, तो यह दुमका में। और किस नदी के तट पर है ये, तो यह है मोर नदी के तट पर। उसी तरह से नूनबिल, नूनबिल कहाँ पड़ता है, तो ये दुमका में। दुआरी आपसे पूछा जाए तो चतरा में। ये सभी के सभी क्या है, गर्म जल कुंड है। उसी तरह से अगला जो है कावा, कावा कहाँ पड़ता है, तो ये हजारीबाग में पड़ता है। उसी तरह से अगला जो महत्वपूर्ण एकदम, सूरज कुंड, तो सूरज कुंड जो गर्म जल कुंड है वो कहाँ पड़ता है, हजारीबाग में। और आपसे पूछा जाए भारत का सबसे गर्म जल कुंड कौन सा है, तो वही है सूरज कुंड, जो इसका तापमान कितना है, तो 88.5 डिग्री सेल्सियस। ये ध्यान में रखिएगा। इसका टेम्परेचर भी, इसका जो टेम्परेचर कितना है, 88.5 डिग्री सेल्सियस। आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो है क्वेश्चन है, पतरातु ताप विद्युत गिरोह जो है इसकी स्थापना जो है किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। पहला जो ऑप्शन है दूसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरा में है तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरा में है चौथा में 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना में के तहत पतरातु जो है ताप विद्युत गिरी उसकी स्थापना हुई। ताप विद्युत गिरी कहने का मतलब जो
ताप के माध्यम से जो बिजली उत्पन्न किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, जहाँ पे जिस घर में मतलब उत्पादन किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, ताप विद्युत गृह, मतलब स्थान को बोलते हैं। आगे देखते हैं इसका, इससे रिलेटेड और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसकी जो स्थापना है किसके सहयोग से हुआ था, सोवियत संघ या रूस के सहयोग से हुआ था। कब हुआ था, 1973 ईस्वी में। और ये किस जिला में पड़ता है, तो वो है रामगढ़ जिला में। इसका उत्पादन क्षमता भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कितना मेगावाट है, 840 मेगावाट। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड और है एचईसी, जो रांची में स्थित है। एचईसी जो कंपनी है उसको ये क्या कहता है, पतरातू जो है ये उसको क्या कहता है, विद्युत आपूर्ति करता है। तो ये भी ध्यान में रख सकते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ये है कि दामोदर जो घाटी परियोजना है, डीवीसी जो है, उसके तहत क्या होता है, कोयले पर आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र जो है वो कौन सा है, बोकारो ताप विद्युत गृह है। तो ये भी ध्यान में रख सकते हैं। अगला जो है चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह कहाँ है, तो ये कहाँ पड़ता है, ये भी बोकारो में ही पड़ता है। उसी तरह से तेनूघाट ताप विद्युत गृह, ये तेनूघाट ताप विद्युत गृह कहाँ है, तो ये पड़ता है रांची में। आगे देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।